चलिए समझते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया था। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप देखते हैं, ठीक है। कैसे सदिश रूप कैसे देखें? लिखें कूलाम के नियम का सदिश रूप, लिख लीजिए। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का हम सदिश रूप देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है? एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो हम बता दिए थे, चलिए कोई बात नहीं है। यदि समीकरण 1 में बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो देखिए जब हम पढ़ रहे थे F = K Q1 Q2 बटे R², तो ये K बीमाहीन राशि नहीं है। K बीमाहीन राशि नहीं है, इसको लिख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये बीमाहीन राशि नहीं है। और इसकी इकाई आएगी, कितनी आएगी? देखिए K की इकाई निकालना है तो बल K बराबर हो जाएगा बल गुणे R² बटे Q1 Q2। बल की इकाई न्यूटन, दूरी की मीटर, उसका स्क्वायर, चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम गुणे कूलाम स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? हो जाएगा। तो इसकी इकाई आएगी तो इसका बीमा भी आएगा। बीमा कितना होगा? बल का होता है बीमा mLt - 2, कूलाम मीटर के लिए L², कूलाम के लिए क्या होता है? देखिए धारा बराबर होती आवेश बटे समय, तो जो आवेश होगा धारा गुणे समय हो जाएगा। तो धारा के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड, टाइम के लिए टी। तो यहाँ पे कूलाम के लिए जब कूलाम की जगह पे लिख देंगे AT, उसका स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए? mLt - 2 L², A की पावर ऊपर चलाएगा -2, T की पावर -2। तो ये T की पावर -2, T की पावर -2, T की पावर -4 हो जाएगा। L² L³ हो जाएगा, तो mL³ T की पावर -4 A की पावर -2। ये आ जाएगा बीमी सूत्र, ठीक है। इसकी इकाई भी होगी और इसकी बीमा भी होगी, ठीक है। अभी हम वो पढ़ते हैं सदिश रूप। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो K का मान है, नियतांक है, ये आवेश, दूरी, बल के मात्रक एवं आवेशों के बीच निर्भर करता है। ये जो K है ना, है बराबर K Q1 Q2 बटे R²। ये जो K है, जो ये जो नियतांक है,
ये नियतांक आवेश, दूरी, बल के मात्रक एवं आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। क्या हमने कहा? ये जो k का मान है, आवेश k का मान आवेश पर, उनके बीच की दूरी पर, बल के मात्रक पर, बल पे। तो देखिए k कितना हो जाएगा? k हो जाएगा बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो ये जो k का मान है बल पे, बल के बीच दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश और किस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे हैं, इस पे निर्भर करता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर इसकी कोई इकाई पूछे, इकाई पूछे तो इकाई क्या होगी? न्यूटन, दूरी है मीटर, मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इकाई काहे की? के की। तो ये लिख लीजिए। यदि समीकरण 1.2 में बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक कूलम्ब हो, तो दोनों आवेश नियतांक को हम देखिए यहाँ पे k को जो है यहाँ पे जो k है, इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन 0। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0। यह एक अन्य विमीय नियतांक है। ये क्या है? ये एक अन्य विमीय नियतांक है। ये भी क्या है? अन्य विमीय नियतांक है, जिसे हम निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या कहते हैं? ये अन्य विमीय नियतांक है, जिसे हम निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। किसको? एप्सिलॉन नॉट को। तो k जो होता है, ये निर्वात के लिए यूज़ होता है। काहे के लिए? निर्वात के लिए उपयोग होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी इसको कहते हैं। अब इसका मान जो होता है हवा या निर्वात में, निर्वात यानी जहाँ हवा न हो, तो हवा या निर्वात में इसका मान जो होता है, देखिए कितना आएगा? 1/4 पाई कितना हो जाएगा? 3.14 एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लीजिए 8.85 × 10⁻⁻12 लिख लीजिए। और इसको जब हल करते हैं तो 9 × 10⁻9 आता है। कितना आता है? इसकी इकाई हम पहले ही बताए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, इसकी क्या होती है? इकाई होती है। और ये जो k का मान है 9 × 10⁻9 होता है, याद कर लीजिए। लेकिन ये हर जगह नहीं। कौन से माध्यम के लिए होता है? हवा या निर्वात के लिए k का मान 9 × 10⁻9 होता है। लिख लीजिए। इकाई क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखते जाइए।
जब दोनों आवेशों के बीच वायु व निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम होता है, मान लीजिए ये दो आवेशों के बीच वायु व निर्वात के ये दो आवेश रखे हैं, ये Q1 और ये Q2, और इनके बीच जो माध्यम है वो कोई और माध्यम है। क्या माध्यम है? कौन सा माध्यम बताइए? कोई और माध्यम है, जैसे मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, हवा नहीं है, पानी है, यानी दो आवेश पानी में रखे हैं या किसी और माध्यम रखे हैं, या दोनों माध्यम के बीच में ऑयल है, तेल है, कोई और माध्यम है, इसके अलावा भी कोई माध्यम हो सकता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है? तो अल्फ़ा को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, और एप्सिलॉन उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये किसी और माध्यम में रखा है तो बल जो हो जाएगा, मान ली ये तो ठीक था, बल दोनों आवेशों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होगा। ये कब होगा? जब दोनों आवेशों के बीच में ये एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। ये कब होगा? जब दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेश कहाँ रखे हैं? दोनों आवेश कहाँ रखे हैं बताइए? दोनों आवेश अगर कहाँ रखे हैं? हवा में रखे हैं या निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जहाँ हवा ही ना हो, जब हवा उपस्थित जहाँ नहीं होती उसको बोलते हैं निर्वात। तो ये बल लगेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि इनके माध्यम के बीच में क्या है? यहाँ पे दोनों आवेश रखे हैं, अगर उनके बीच में कोई माध्यम आ गया है तो क्या होगा? कोई दूसरा माध्यम आ गया, वायु या निर्वात के अलावा कोई माध्यम आ गया, तो बल कितना हो जाएगा? दोनों आवेशों के बीच बल हो जाएगा 1/4 पाई, वहाँ पे फिर एप्सिलॉन m लिख देते हैं। m क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। जब दोनों आवेशों के बीच वायु व निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होता है तो अल्फा को 1/4 पाई K को, जहाँ पे उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ये क्या कहलाता है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये परावैद्युतांक नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसको लिख लीजिए। और ये Q1 Q2/r², इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और K का, अब देखिए, ये जो K था, जिसको क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। ये होता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन m माध्यम का परावैद्युतांक बटे वायुवान, परावैद्युतांक बोल रहा हूँ यार, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु व निर्वात की विद्युतशील, वायु व निर्वात की
विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है बताइए। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम के लिए जो विद्युतशीलता होती है, ये वायु के लिए है या निर्वात के लिए विद्युतशीलता, और ये माध्यम की विद्युतशीलता है। इसी को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, ये हमेशा बड़ा होता है। माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, ये हमेशा वायु व निर्वात के विद्युतशीलता से हमेशा बड़ा होता है। तो जब ये बड़ा होगा, ये कम होगा, जैसे मान लीजिए 10 है और ये 2 है, 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं बताइए, 5 आएगा। जो माध्यम का विद्युतशीलता है वो हमेशा वायु व निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए बड़ा है 10 और ये 2 है, तो ये 5 आ गया, यानी के का मान कितना आ गया, 5। अब देखिए इस सूत्र में ये दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, इसका सूत्र कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम है ना। मान लीजिए दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, किसी दूसरे माध्यम में, तो एप्सिलॉन नॉट ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। और एप्सिलॉन एम का मान मान लीजिए उस माध्यम का परावैद्युतांक दिया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, दिया है, तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा k × एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, k × एप्सिलॉन नॉट। k का मान कितना आया है, 5। k का मान हो गया है 5, तो 5 से भाग हो गया, यानी 5 गुना कम हो गया बल। 5 से भाग हो गया यानी 5 गुना बल कम हो गया। नहीं समझे आप। तो k का मान जितना ज़्यादा होगा, बल उतना ही कम होता जाएगा। बल कितना हो जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, परावैद्युतांक ये जो k है, ये दो विद्युतशीलता का अनुपात है। कहेगा ये माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है, जिसे हम इसको माध्यम की जो विद्युतशीलता है इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, और इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है निर्वात की विद्युतशीलता से हमेशा ज़्यादा होती है। ज़्यादा बटे कम करेंगे तो k का मान ज़्यादा आएगा, k का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। देखिए 5 आया है। तो जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे, उनके बीच में बल निकालना होगा, तो ये सूत्र होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, अरे निरपेक्ष विद्युतशीलता, वही माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जो प्रश्न होगा उसमें माध्यम की विद्युतशीलता नहीं देगा। तो माध्यम की विद्युतशीलता नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग, माध्यम की विद्युतशीलता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे परावैद्युतांक माध्यम का दिया है, परावैद्युतांक के माध्यम के परावैद्युतांक में अगर हम निर्वात या वायु का परावैद्युतांक गुणा करा दें तो माध्यम का विद्युतशीलता आ जाएगा।
तो आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया रहेगा और ये गुणा करा देंगे वायु निर्वात के परावैद्युतांक से, विद्युतशीलता का, कि माध्यम का। तो माध्यम का अगर आपको क्या निकालना है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो ये परावैद्युतांक का एप्सिलॉन से गुणा करा दीजिए। किससे गुणा करा दीजिए? एप्सिलॉन नॉट से। तो माध्यम का आ जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट माध्यम का विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता नहीं देगा, आपको परावैद्युतांक देगा, उसमें वायु निर्वात का विद्युतशीलता का गुणा करा देंगे तो माध्यम का परावैद्युतांक आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब बल की दिशा हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी माध्यम में होगा तो के यहाँ पे के की जगह पे 9 × 10⁻9 लिख दीजिएगा। इसका सीधा मान 9 × 10⁻9 होगा। लेकिन अगर किसी माध्यम में रखे होंगे तो ये फिर आपको 9 × 10⁻9 डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे आप क्या करेंगे, 1/4 पाई माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता रखेंगे। निरपेक्ष विद्युतशीलता डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, परावैद्युतांक दिया रहता है। तो परावैद्युतांक में वायु की विद्युतशीलता को गुणा करा देंगे तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता आ जाएगी। माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, वो यहाँ रख देंगे। तो देखिए, तो परावैद्युतांक में वायु की विद्युतशीलता का गुणा करा दीजिएगा, यहाँ ले आके रख दीजिएगा, तब ये किसी माध्यम के लिए ये बन जाएगा सूत्र, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं विद्युत बल की दिशा। क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, विद्युत बल की दिशा। तो मान लीजिए यदि आवेश, ये मान लीजिए Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ठीक है। Q1 के कारण Q2 पर बल, मान लीजिए Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, तो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली, Q1 जो Q2 पे बल लगाएगा, वो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा वो Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा में लगेगा। अगर ये दोनों समान आवेश हैं, धन धन या ऋण ऋण, तो जो Q1 Q2 के बीच में जो बल लगता है, ये बल दोनों को मिलाने वाली रेखा में लगता है। Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा में लगेगा। तो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा, अगर ये दोनों समान आवेश हैं, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा। जो दोनों के बीच में बल लगता है, दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा में लगता है। इसके केंद्र और इसके केंद्र को मिला दीजिए, इस रेखा में ही बल लगेगा। हाँ, अगर ये दोनों समान आवेश हैं, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा उधर, और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित लगेगा, लेकिन लगेगा इसी रेखा में, इसके बाहर कहीं ले जाएगा। तो इसका केंद्र और इसके केंद्र को एक रेखा से मिला दीजिए, इसी रेखा में ही बल लगेगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए विपरीत आवेश है, एक धन है एक ऋण है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को आकर्षित करेगा। तो Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बल लगाएगा कौन, Q1 किस पे, तो बल 2 पे लगेगा, और कौन खींचेगा, 1। तो इसको क्या पढ़ते हैं, 2 पे लगने वाला बल 1 के द्वारा। ऐसे ही Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये लिखेंगे बल
दो, एक पे लगेगा, कौन लगाएगा? दो। एक पे लगने वाला बल जब दो लगा रहा है, ये दोनों ही बल बराबर होते हैं। एक पे लगने वाला बल दो के द्वारा या दो पे लगने वाला बल एक के द्वारा, दोनों ही बराबर होते हैं। मान में तो बराबर होंगे लेकिन दिशा विपरीत होती है। देखिए, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, इसलिए यहाँ पे ऋण लगाते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा भी देखी जाती है, तो दिशा की वजह से इस दिशा को अगर हम धनात्मक ले रहे हैं तो इस दिशा को हम ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि सदिश में क्या होता है, एक दिशा को धनात्मक लिया जाता है तो उसके विपरीत वाले दिशा को ऋणात्मक लिया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इस दिशा को अगर धनात्मक लिए हैं तो इस दिशा को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। सदिश में ये नियम है कि एक दिशा को धनात्मक, दूसरे को ऋणात्मक लीजिए। ठीक है। दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन में ही लगेगा, इसके बाहर नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसी को सदिश रूप कहते हैं, लेकिन इसको फिर से समझ लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख लीजिए। कूलाम के नियम का सदिश रूप। लिखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो मान लीजिए ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। ठीक है, ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। तो Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा ये है कि नहीं है? तो देखिए, सदिश रूप मतलब उसमें ऐसे तीर लगा देंगे, तीर लगा देंगे। तीर लगाना ही सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। तो देखिए, पहला वाला दूसरे पे बल लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, दोनों बराबर बल लगाएंगे। तो हम लिख रहे हैं पहला वाला दूसरे पे बल जो लगाएगा, नहीं, पहले पे बल दूसरे के द्वारा। तो पहले पे बल दूसरा लगाएगा इधर। अगर दोनों धनात्मक हैं तो ये वाला इसको क्या करेगा? अगर दोनों धनात्मक धनात्मक हैं या ऋणात्मक ऋणात्मक हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q2 Q1 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, Q1 Q2 को उधर प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ऋणी ऋणी, एक धन एक ऋण है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, ये Q2 है। ठीक है। अब ये दोनों के केंद्र को हमने मिला दिया एक लाइन से। दोनों के केंद्र को किससे मिला दिया? एक लाइन से। ठीक है। तो मान लीजिए दोनों समान आवेश हैं, तो दो पे लगने वाला, अब दोनों ही बराबर बल लगाते हैं। न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम का। ये वाला जितना इस पे लगाएगा उतना ही ये वाला इस पे लगाएगा, इसलिए न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि दोनों आवेश में लगने वाला बल, नहीं, न्यूटन तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये वाला जितना इस पर क्रिया देगा उतना ही ये वाला इस पर प्रतिक्रिया देगा, दोनों ही बराबर होंगे, है ना। और ये एक दूसरे को छूने नहीं आएंगे, ये बिना छुए ही बल लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में बल लग रहा है तो इन दोनों को छूना पड़ेगा। Q1 Q2 पे लगा देगा, Q2 Q1 पे लगा लेगा, लेकिन इनको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ना तो इसको छूने जाएगा ना तो ये वाला इसको छूने आएगा।
तो 2 के द्वारा 2 पे लगने वाला बल 1 के द्वारा होगा। बताइए ये तीर क्यों लगाए? तीर मतलब अब हम सदिश रूप में लिख रहे हैं। बल को किस रूप में लिख रहे हैं? सदिश रूप में लिख रहे हैं। तो क्या होगा? KQ1 Q2 बटे क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच दूरी r मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। दूरी और जो दिशा होगी, अब देखिए अब हम सदिश रूप में लिख रहे हैं तो दिशा लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम दिशा क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे जो बल लगा रहे हैं वो 1 से, देखिए 2 पे 1 लगाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? 2 पे लगने वाला बल 1 के द्वारा। तो 2 पे लगने वाला बल 1 के द्वारा अगर ये दोनों धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक हैं तो 2 1 जो है 2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं? तो 1 से 2 की तरफ हम लिखेंगे, 1 से 2 की तरफ आपको इकाई सदिश लेना पड़ेगा जिसका मान 1 हो। ये क्या है? इकाई सदिश। इसका मान कितना है? 1 इकाई। बस इसका काम क्या होता है? दिशा दिखाना। इसका काम क्या होता है? दिशा बताना। तो हम एक सदिश लेंगे जो एक दिशा बस को बताएगा और इसका मान 1 होगा। तो 1 से 2 की तरफ होगी तो ये इसका मान 1 है। इसका मान 1 है और इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि 1 से 2 की तरफ एक दिशा ली गई है और जिसके ऊपर टोपी लगी होती है ना, ये इसको इकाई सदिश कहते हैं। इसका मान 1 होता है। बस ये दिशा बताने लगता है किधर से किधर कि जो दूरी है, ये दूरी आप इधर से इधर भी ले सकते हैं, इधर से इधर भी। तो आपको किधर से किधर लेना है? 1 से 2 की तरफ। 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। उसके ऊपर टोपी लगा दी है, इसका मान इकाई सदिश है, इसका मान 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही अब 1 से 2 क्यों होगा? मान लेते हैं दोनों समान आवेश हैं, धन धन है या ऋण ऋण है, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। ऐसे ही 1 पे बल जब 2 लगाएगा तो उसका मान होगा KQ1 Q2 बटे r²। अब क्योंकि दोनों विपरीत आवेश, दोनों समान बल लगाते हैं, जितना ये वाला इस पे लगाएगा उतना ही ये वाला इस पे लगाएगा। अब दोनों समान है तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। तो हम बोलेंगे r 1 पे लगाएगा बल, नहीं 2 से 1 की तरफ दूरी होगी। देखिए जब 2 वाला 1 पे लगाएगा तो ये इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो दूरी किधर से लेंगे? 2 से 1 की तरफ। तो जो दूरी होगी ये 2 से 1 की तरफ लगेगी, इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो दूरी इधर से इधर नापेंगे ना, दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है, तो दूरी भी इधर से इधर चलेंगे ना। जब बल इधर लग रहा है तो दूरी यहाँ से यहाँ नापेंगे। लेकिन ये दूरी ध्यान दीजिएगा, ये दूरी के ऊपर टोपी लगाना जरूरी है। मतलब इसका मान, इसको इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश मतलब इसका मान 1 होता है। बस इसका काम होता है दिशा बताना। अब देखिए, और ये क्या आएगा? न्यूटन में। बल है तो न्यूटन में होगा, ये भी न्यूटन में होगा। अब ये बताइए, जो 1 से 2 की तरफ दिशा है, 1 से 2 की तरफ जो दिशा है और जो दिशा 2 से 1 की तरफ है, ये दोनों बराबर है। मान में तो बराबर है, लेकिन 1 से 2 इधर है और 2 से 1 इधर है, इसलिए क्या लगा दे रहे हैं? ऋणात्मक। मतलब 1 से 2 को अगर आप धनात्मक मान रहे हो तो 2 से 1 को ऋणात्मक मानना पड़ेगा। ये सदिश कहता है। सदिश ये कहता है कि एक दिशा को अगर धनात्मक मान रहे हो तो दूसरे को ऋणात्मक मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ और R21 की जगह पे इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड। ठीक है। तो R21 की जगह पे, R12 की जगह पे ये पहले वाले समीकरण में हम लिखेंगे
R12 का मान पहले समीकरण में लिखने पर, पहले समीकरण में R12 का मान रखिए, कितना आएगा, बल हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R12 का मान हो जाएगा, देखिए R1 बटे R12 का मान हो जाएगा कि जो बल है पहला बल जो है 2 पे 1 के द्वारा जो बल है, 2 आवेश पे पहले के द्वारा जो बल है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R12 की जगह पे -R21 लिखूँ, -R21 लिख देता हूँ यहाँ से, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो F21 कितना हो गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर R21 लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये इतना क्या है, इतना F12 है, तो F21 जो है ये माइनस ये क्या है, F12 के बराबर है कि नहीं, हाँ तो बराबर है। तो देखिए ये दोनों बल, एक वाला 2 के द्वारा 1 पे बल, 2 के द्वारा 1 पे बल या 1 के द्वारा 2 पे बल, दोनों बराबर हैं, और एक इधर है तो एक इधर है, और दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक आ रहा है। ये क्या है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, कह सकते हैं ना, नहीं समझे आप? तो हम लिख देंगे 2 के द्वारा 1 पे बल या 1 पे बल, 2 पे बल 1 के द्वारा, दूसरे पे बल पहले आवेश के द्वारा, और पहले पे बल दूसरे आवेश के बराबर, दोनों बराबर हैं और दिशा विपरीत है। यही कूलम का सदिश नियम कहलाता है, कूलम के सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप क्या कहलाता है, कूलम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, देखिए सदिश आ गया, तीर लगा दिए मतलब सदिश, और एक इधर है तो एक इधर है, इसलिए और दोनों बल, ये देखिए क्या बता रहा है, सदिश रूप में क्या बता रहा है कि 2 पे जो बल लगेगा पहले आवेश के द्वारा, या पहले पे जो बल लगेगा दूसरे आवेश के बराबर, दोनों बराबर होंगे बल और दोनों विपरीत होंगे, मतलब एक इस दिशा में लगेगा, अगर इस दिशा को धनात्मक ले रहे हैं तो एक इस दिशा में लगेगा, क्लियर है, विपरीत होंगे और विपरीत दिशा में लगेंगे, एक इधर तो दूसरा इधर, इसलिए एक दिशा को अगर धनात्मक लिए तो दूसरे को ऋणात्मक, और इनको बल लगाने के लिए एक दूसरे में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों को छूने की जरूरत नहीं पड़ती आपस में, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसी एक आवेश की ओर होता है, इन दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के में ही लगता है, और इन बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। ये कौन सा बल कहलाता है, क्योंकि दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा में लग रहा है, इसलिए इन बलों को केंद्रीय बल कहते हैं। बल सदिश राशि है, अतः किसी बिंदु आवेश पर 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इन आवेशों पर प्रत्येक आवेश कारण बल ज्ञात करके उन्हें सदिश विधि से जोड़ा जाता है। बल कैसी राशि है, ध्यान दीजिए, एक अपवाद देख लीजिए, ये कूलम का नियम तभी लगेगा जब दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो, ये भी ध्यान दीजिए, कूलम का नियम तभी लगता है जब दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो, अगर आवेश चल रहे हैं, क्योंकि स्थिर विद्युत ही पाठ का नाम है, और विद्युत जब आवेश चलने लगेंगे तो ये कूलम का नियम लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बल तभी लगता है जब दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अपवाद लिख लीजिए, अपवाद
नाभिक के अंदर उपस्थित कणों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर कूलाम का नियम। ये देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनके बीच में कोई कूलाम का नियम नहीं लागू होता, क्योंकि क्या होता है कि इनके प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तीव्र आकर्षण बल लगता है। परमाणु के नाभिक के अंदर, ये देखिए परमाणु है, ये उसका नाभिक है, उसके अंदर प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में बड़ा तीव्र आकर्षण बल लगता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगता है। ये कोई प्रतिकर्षित बल नहीं, इसको आवेश से लेना देना नहीं है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में तीव्र आकर्षण बल लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इसमें कूलम का नियम लागू नहीं होता है। इनको नाभिक बल कहते हैं, नाभिक के अंदर लगता है, इसलिए इनको नाभिक बल कहते हैं। ये नाभिक बल जो होता है किसके किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में लगता है, बड़ा तीव्र बल लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है, तभी भी ये प्रतिकर्षित बल नहीं लगता है, यहाँ पे आकर्षित बल ही लगता है। ये सिर्फ नाभिक के अंदर पाया जाता है, जबकि कूलाम के नियम के हिसाब से समान आवेश प्रतिकर्षित करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कूलम का नियम लगता ही नहीं। नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर आवेशों के बीच में भी आकर्षण हो जाता है। समान आवेश जो है, ये जो प्रोटॉन है, इनके बीच में भी आकर्षण बल लग जाता है। सिर्फ नाभिक के अंदर देखा गया है, परमाणु के नाभिक के अंदर। तो ये एक अपवाद है कि परमाणु के नाभिक के अंदर भी आकर्षण बल देखा गया है यहाँ पे, जबकि समान आवेश है, तो ये अपवाद है, यहाँ पे कूलम का नियम नहीं लगता। जबकि कूलम का नियम ये क्या कहता है कि दो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षित बल लगना चाहिए। तो यहाँ पे आकर्षण कैसे हो गया? तो सिर्फ नाभिक के अंदर दिखा गया कि आकर्षण लगता है, ये एक अपवाद है, यहाँ पे कूलम का नियम लागू नहीं होता है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश किसी एक आवेश की ओर होता है। देखिए, दोनों आवेशों के बीच में ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। दोनों आवेश को बीच में लगने वाला बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में ही लगेगा। तो दोनों के केंद्र को एक रेखा से मिला दीजिए, इस रेखा में ही लगेगा, इसलिए इन बलों को केंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। बल सदिश राशि है, अतः किसी बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक आवेशों के कारण बल ज्ञात करके उन्हें सदिश से जोड़ा जाता है। अच्छा, किसी एक आवेश पर बल क्योंकि सदिश राशि है, तो किसी एक आवेश, मान लीजिए Q1 पे अगर मुझे कुल बल निकालना है, तो हम देखेंगे पहले आवेश पर मान लीजिए ये Q0 आवेश है, ठीक है, और इस पे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 बहुत सारे आवेश रखे हैं। तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा, Q2 Q0 पे बल लगेगा, Q3 Q0 पे बल लगाएगा। तो अगर मुझे इस पे कुल बल निकालना है तो मैं सीधे नहीं जोड़ दूंगा, सदिश विधि से जोड़ूंगा। अगर मुझे मान लीजिए Q1 Q0 पे F1 बल लगाया, Q2 Q0 पे F2 बल लगाया, ये तीर लगा दीजिए, क्योंकि तीर इसे लगाते हैं क्योंकि सदिश राशि है। Q3 Q0 पे F3 बल लगाया। तो अगर मुझे कुल बल Q0 पे निकालना है, तो अगर
कुल बल को नेट बल कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो मैं क्या करूँगा, पहले बल को, दूसरे बल को और तीसरे बल को मैं जोड़ दूंगा। और जोड़ना ऐसे नहीं है कि सीधे जाके ये मान लीजिए 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, 4 3 7 2 9 जोड़ दें, नहीं, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। ये जुड़ते हैं सदिश के नियम से, इसलिए तीर लगा है। मैं ये F1 F2 F3 नहीं लिखा हूँ, मैं उसके ऊपर तीर लगाया हूँ। तीर लगाया हूँ इसका मतलब कि इनको जब जोड़ेंगे तो सदिश के नियम से जोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इनको सदिश की तरह ही जोड़ा जाएगा। तो सदिश के नियम को लगा के ही जोड़ना है। तो सदिश का नियम क्या होता है, ये सब 11वीं में पढ़ाया जाता है। तो सदिश के नियम से ही जोड़ेंगे तभी जाके कुल बल निकलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर एक आवेश है, उस पर कई सारे आवेश बल लगा रहे हैं, तो उस आवेश पे जो परिणामी बल होगा उन सभी बलों को सदिश से जोड़ेंगे, सदिश के नियम से जोड़ेंगे, तब जाके कुल बल आएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पे याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन कणों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, Q1 है, ये Q2 है। दोनों आवेश के बीच में बल लगेगा, तो इनका द्रव्यमान कितना है इस पे निर्भर नहीं करता। आवेशित कणों के बीच वायु के स्थान पर, हाँ, अगर मान लीजिए वायु में रखे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी और माध्यम में रखे हैं तो ये मान लीजिए ये वायु में रखे हैं, ठीक है, बल कुछ आया, और ये अगर वायु में नहीं और किसी माध्यम में रखे हैं तो बल 1/k गुना कम हो जाएगा। k का भार देना मतलब k गुना कम हो जाना। तो अगर ये वायु में रखें तो ठीक है, कोई बात नहीं, बल हम निकाल लेंगे, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। लेकिन अगर किसी और माध्यम में रखे हैं तो बल k गुना कम हो जाता है, बल k गुना कम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। k का भाग देना मतलब जैसे मान लीजिए 10 है, 2 का भाग दीजिए, 2 गुना कम हो गया, 5 हो गया, आधा हो गया, मतलब क्या, 2 गुना कम हो गया। 2 का भाग देना मतलब 2 गुना कम, 2 का गुणा कराना मतलब 2 गुना कर देना, तो बल k गुना कम हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो अगर किसी और माध्यम में रखते हैं आवेशों को, तो उनके बीच में लगने वाला बल k गुना कम हो जाता है। जितना उसका उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा उतने गुना कम हो जाता है। तीसरा क्या नियम है, कूलाम का नियम। नाभिक के अंदर स्थित जो आवेश होते हैं, जो परमाणु के जो नाभिक होता है उसके अंदर जो आवेश है, उनके बीच में, उनके बीच कणों में नहीं लगता है। और ये जो 2 आवेशों के बीच जो मध्य बल लगता है, ये केंद्रीय बल होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी जो होगा अगले लेक्चर में होगा।